Welcome to the fourth lecture of advanced level of binomial theorem. We will continue with question number 17. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो आप मेरे लिए प्लीज रीड कर सकते हो रेहान. Show that under root of 3 plus 1 whole raised to 2n plus 1 is divisible by 2 raised to n plus 1 where n belongs to n where bracket dot denotes the greatest integer function. यस गाइस, तो गैस यहाँ पे है ना उन्होंने हमें एक टर्म दिया है √3 + 1 होल रेज टू 2n और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है और उसमें +1 करके ऐसा प्रूफ करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 2 raised to n + 1. यस, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन. इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन एक जेई मेंस में भी आया है, तो आपको ये एडवांस में भी फायदा होगा और मेंस लेवल पे भी फायदा होगा. तो गैस लेट्स से √3 + 1 होल रेज टू 2n जो है, लेट्स कॉल इट एज इक्वल टू x. अब स्टूडेंट्स, मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू चाहिए. तो कोई भी जो नंबर रहता है, जैसे कि यहाँ पे x नंबर है, इट हैज ऑलवेज टू पार्ट्स. वन इज इंटीग्रल पार्ट विच इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड द अदर पार्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट. तो उसको मैंने +f करके लिख दिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये नंबर है 7.2. तो अगर ये 7.2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 + 0.2. तो दिस इज नोन एज द इंटीजर पार्ट एंड दिस इज नोन एज द फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है हरो. तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर को डिफाइन कर दिया एज x और उस x को स्प्लिट कर दिया इनटू इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट. कैसे आप यहां नोटिस करना कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा होगा बिटवीन 0 एंड 1. तो फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. एंड गैस ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो बस एक इंटीजर होगा विच इज द इंटीजर which is less than or equal to the value which is available here. For example guys, suppose यहाँ पे अगर वैल्यू है 5.3, तो ये इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 5. एंड गाइस ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.3. तो बेसिकली दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू. एंड गाइस दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में रहता है. अब गैस ये मैंने अच्छा डिफाइन किया है. अब मैं एक और टर्म डिफाइन करूंगा. लेट मी डिफाइन √3 - 1 होल रेज टू 2n इज इक्वल टू सम अदर नंबर f डैश. अब गैस अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो √3 - 1 है, दिस विल बी 0.73. √3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 होता है. तो 1.73 - 1 ये 0.73 हो जाएगा. अब गैस कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है, अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर जो भी आंसर आएगा एफ डैश वो डेफिनेटली 1 से कम ही होगा. इसका मतलब गाइस जो ये एफ डैश का आंसर आएगा, दिस एफ डैश विल आल्सो बी बिटवीन 0 एंड 1. हाउ डू आई नो दैट इट इज बिटवीन 0 एंड 1? ये 1.73 है. 1.73 - 1 इज 0.73. अब 0.73 रेज टू सम पावर है. तो अगर आपने 0.73 को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर 1 से कम ही आएगा? यस. इनफैक्ट गाइस आंसर विल कम क्लोज टू 0 जितने बार आप मल्टीप्लाई करते जाओगे. तो गाइस इसका जो भी आंसर रहेगा उसको मैंने एफ डैश करके डिफाइन कर दिया है एंड एफ डैश इज बिटवीन 0 एंड 1. तो गाइस टू समराइज, आपको √3 + 1 होल रेज टू 2n को x बोलना है और फिर x को दो पार्ट्स में लिख देना है. वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट एंड द अदर इज द फ्रैक्शनल पार्ट, और वो फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होगा. और फिर आपको इसका जो कॉन्जुगेट है वो डिफाइन करना है. तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? √3 - 1 होल रेज टू 2n. उसको डिफाइन कर दो एज एफ डैश. क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है तो एनी नंबर विच इज लेस देन 1 अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर 1 से छोटा ही रहेगा. तो इसीलिए एफ डैश इज बिटवीन 0 एंड 1. अब गाइस हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा √3 + 1 रेज टू 2n प्लस √3 - 1 रेज टू 2n. एंड गाइस राइट साइड में मुझे मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एफ डैश. ऐसा मुझे मिलेगा. ये बस मैंने ऊपर के दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. अब गाइस क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो जब मैं यहाँ पे बायनोमियल एक्सपांशन करूंगा तो अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, यहाँ पे जो सेकंड टर्म होगा वो सेकंड टर्म हो जाएगा 2nc1 इंटू √3 रेज टू 2n - 1. ये आपका सेकंड टर्म होगा.
और गैस सिमिलरली फिर यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो हो जाएगा 2nc1 इंटू रूट थ्री रेस टू 2n-1 इंटू -1 रेस टू 1। तो यहाँ पे देखो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे -1 रेस टू 1 है, तो उस वजह से ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, वो टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसे बायनोमियल एक्सपांशन करोगे और ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, यारो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्योंकि वो कॉन्जुगेट है तो इसीलिए अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे। जहां पे भी आपका ये जो -1 है उसका पावर ऑड आ रहा है वो वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। पर उससे भी पहले हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो √3+1 है इसका पावर है 2n, तो हम क्या कर लेंगे √3+1 का स्क्वायर कर लेते हैं एंड ओवरऑल पावर n लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा √3+1 होल स्क्वायर होल रेस टू n। अब व्हाट इज √3+1 होल स्क्वायर, एक्सपांड करेंगे तो आंसर आएगा 3+1+2√3 यानी 4+2√3 आ जाएगा। तो कैसे ये ब्रैकेट हो जाएगा 4+2√3 होल रेस टू n प्लस ये वाला ब्रैकेट भी एक्सपांड कर देंगे तो √3-1 का स्क्वायर करते हैं तो दैट विल बिकम 4-2√3 एंड गैस इसका भी पावर क्या बचेगा n। एंड राइट साइड में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस f डैश। अब गैस यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी वो वाले सारे टर्म्स कैंसिल होंगे जिसमें इस वाले टर्म का पावर ऑड आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पे एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म हो जाएगा nc0 इंटू 4n, ये कैंसिल नहीं होगा। पर सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म आएगा nc1 4n-1 इंटू 2√3 रेस टू 1। आप समझ गए, ये सेकेंड टर्म आया। अब ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा वापस nc0 इंटू 4n, लेकिन इसका जो सेकेंड टर्म होगा वो आएगा nc1 एंड 4n-1 इंटू 2√3 नहीं इंटू -2√3 रेस टू 1। गाइस वापस से नोटिस करना, जब आप ऐसे कॉन्जुगेट टर्म्स को एक्सपांड करते हो तो जहां पे भी इसका पावर ऑड आएगा वो वाले टर्म्स यहाँ के उस करस्पॉन्डिंग टर्म से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखो अब ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो फिर व्हाट आई कैन से इज कि जो बाकी के इवन टर्म्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे और जो ऑड टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर इवन टर्म्स ऐड होने वाले हैं तो फिर वो डबल हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, इन दोनों का जो एक्सपांशन है वो करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 2 टाइम्स, क्योंकि वो इवन टर्म्स ऐड होकर डबल हो जाएंगे। 2 टाइम्स पहला टर्म मुझे मिलेगा nc0 4n प्लस इसके बाद का टर्म मुझे मिलेगा nc1 का टर्म कैंसिल हो जाएगा nc2 4n-2 इंटू 2√3 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद कौन सा टर्म मिलेगा मुझे nc4। देखो गाइस nc1 का टर्म कैंसिल हो गया और nc3 का भी कैंसिल होगा, तो nc4 का बचेगा nc4 4n-4 इंटू 2√3 रेस टू 4। और गाइस ये चलता जाएगा, जो भी मेरा लास्ट टर्म रहेगा वहां तक ही चला जाएगा। और देखो गाइस यहाँ पे 2 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि जो इन दोनों का एक्सपांशन था उसके इवन टर्म्स ऐड होके डबल हो गए, इसीलिए 2 टाइम्स आया। और इसमें जो ऑड टर्म्स थे वो आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था और यहाँ पे प्लस साइन है। तो फिर गैस हमारा ये LHS आ गया। और RHS में क्या आएगा गैस, RHS में हमारे पास आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस f डैश। अब गैस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोटिस कर सकता हूं कि यहाँ पे हर एक टर्म में 4n तो आने ही वाला है, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो यहाँ पे लास्ट टर्म होगा उसमें 2√3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हर एक टर्म में 2n तो आने वाला है। तो अगर यहाँ पे हर एक टर्म में 2n आएगा तो वो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो बाहर 2 इंटू 2n वो 2n+1 ऐसा हो जाएगा। अच्छा गैस इट वुड हैव बीन मोर इजी अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता, पर क्योंकि मैंने 2 कॉमन नहीं लिया है तो यहाँ पे भी ले सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गैस देखो इसमें 4n दिख रहा है, इसमें 4n-2 दिख रहा है, इसमें 4n-4 दिख रहा है, और लास्ट टर्म जो रहेगा उसमें 2√3 आएगा। तो मेरे को हर एक टर्म में 2n तो कॉमन निकल ही जाएगा।
तो 2 n कॉमन निकल जाएगा, तो बाहर 2 n आया और ये 2 था, तो बाहर 2 n+1 कॉमन निकल गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो बस एक इंटीजर बचने वाला है, तो मैं लिख दूंगा इनटू k। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस f प्लस f डैश। अब ये इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो गया गाइस? देखो, इसमें से मैंने हर एक टर्म में से 2n कॉमन लिया, तो बाहर एक 2 था और इन सब n कॉमन आया, तो 2n+1 हो गया बाहर। एंड गाइस नाउ ब्रैकेट के अंदर जो भी बचेगा वो बस एक इंटीजर होगा। मुझे कैसे पता इंटीजर होगा? बिकॉज देखो गाइस, यहाँ पे 2n बाहर जाने के बाद भी बचा हुआ टर्म रहेगा, एक और 2n बचेगा यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे 2n बाहर गया तो 2n बचा, जो कि एक इंटीजर है। यहाँ 2n बाहर गया तो अंदर बचेगा आपका 2 - 2, जो कि हो जाएगा 1/4। तो 2 - भी नहीं, 2n-2 बचेगा। तो फिर वो आपका इवेंचुअली हो जाएगा आपका वापस एक इंटीजर। और गाइस यहाँ पे भी ये इसका स्क्वायर एक इंटीजर होगा। यहाँ पे भी 2n बाहर गया, तो फिर पावर में बचेगा आई थिंक 2n-4। तो गैस इसका मतलब गैस क्या हो जाएगा, 2n-8 बचेगा शायद, वो हम चेक करना पड़ेगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें से आपने 2n कॉमन लिया ना, उसके बाद भी अंदर जो टर्म्स बचेंगे वो इंटीजर बचेंगे। बिकॉज देखो, ये भी इंटीजर का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक और इंटीजर से, ये भी एक इंटीग्रल टर्म बनेगा, मल्टीप्लाई होगा एक और इंटीजर से, तो अंदर बाकी का सब कुछ एक इंटीजर बचेगा। तो मैंने इंटू के लिख दिया। अब गैस क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। अगर एलएचएस आप देखोगे तो ये ओवरऑल इंटीजर है और ये इंटीजर है, तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर होना चाहिए, f प्लस एफ डैश। तो गैस ये इक्वेशन सिर्फ तभी ट्रू है अगर f प्लस एफ डैश इज ऑल्सो एन इंटीजर। और गैस अगर f प्लस एफ डैश एक इंटीजर है, तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट f प्लस एफ डैश शुड बिकम इक्वल टू 1। रीजन क्या है? ये भी 1 से कम था, ये भी 1 से कम था, तो ये दोनों मिलके जब ऐड होंगे तो मैक्सिमम जो वो एक इंटीजर बन सकते हैं वो 1 ही बन सकते हैं। तो f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 हो गया। अब गैस क्योंकि f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 है, तो मैं इसके जगह 1 लिख दूंगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? मेरा इक्वेशन बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू k। पर गैस x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू जो थी वो सब्स्टिट्यूट करना है। x की वैल्यू थी √3+1 ये आपके x की वैल्यू थी। तो √3+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू k। इसका मतलब गाइस, दिस एंटायर टर्म इज सम मल्टीपल ऑफ 2n+1। इसका मतलब दिस एंटायर टर्म इज डिविजिबल बाय 2n+1। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ गाइस। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, और इसको है ना गाइस, गलती से भी आप स्किप मत करना। ऐसा वाला एक क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। हाँ, आज तक एक ही बार आया है, चांस कम है आपके एग्जाम में आएगा, पर कंसेप्चुअली भी तो हमें बेस्ट बनना है। अगर हमें इंजीनियरिंग में जाके बहुत अच्छे लेवल पे मैथ्स में रिसर्च करना है या फिर कुछ फिजिक्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं, तो मैथ्स ही सबसे यूजफुल टूल है और मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से या फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। तो गाइस देखो, क्वेश्चन क्या है, √3+1 होल रेज टू 2n था। उन्होंने बोला था करके इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 ये डिविजिबल होना चाहिए 2n+1 से। तो मैंने ना एक बहुत स्मार्ट चीज करी। मैंने क्या बोला कि लेट्स से दिस इज इक्वल टू सम नंबर x एंड एनी नंबर कैन बी रिटन एज its greatest integer part plus some fractional part, where this fractional part is between 0 and 1. जैसे for example, let's say this value is 7.9. तो I can write this 7.9 as 7 plus 0.9. तो this is the greatest integer part and this is the fractional part. तो हमेशा greatest integer कौन सा लेना है? Which is less than this, मतलब इसके just left वाला integer लेना है, वो greatest integer हो गया। और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होगा? वो डेसिमल वाला पार्ट विच इज बिटवीन 0 एंड 1। क्या बोला? इसका जो कॉन्जुगेट है उसको हम डिफाइन कर देते हैं एज एफ डैश। अब स्टूडेंट्स, क्या एफ डैश भी 0 और 1 के बीच में होगा? यस। अच्छा, लेकिन एफ डैश क्यों 0 और 1 के बीच में होगा? बिकॉज ये है 1.73 माइनस 1, तो ये 0.73 हो जाएगा। और 0.73 का कोई भी पावर हो जाए तो भी वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो एफ डैश इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड 1। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करूंगा। तो जब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो एलएचएस में मुझे दो कॉन्जुगेट टर्म्स का बायनोमियल एक्सपांशन का एडिशन मिला, और राइट में ये पहले टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एफ और दूसरे टर्म का राइट साइड में एफ डैश था। तो ये मेरा आरएचएस आ गया।
फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, √3 + 1 होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ √3 - 1 होल स्क्वायर कर दिया। फिर मेरे को ये दो टर्म्स मिले। यहाँ पे भी गाइस मुझे थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए था, मुझे यहाँ पे 2n कॉमन ले लेना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन मोर बेटर। पर क्योंकि मैंने एक्सपांशन कर दिया था तो मैंने वैसे एडजस्ट किया। मैंने जब इन दोनों टर्म्स का एक्सपांशन किया तो ऑड टर्म्स कैंसिल हो गए बिकॉज ये माइनस साइन के साथ है, और इवन टर्म्स ऐड होके डबल हो गए, इसीलिए 2 टाइम्स हो गए। फिर ये इवन वाले सारे टर्म्स बचे। अब इन सारे टर्म्स में से मैं 2n कॉमन ले सकता हूं। अगर इन सब में से मैंने 2n कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा 2n इंटू 2, तो बाहर आ जाएगा 2n+1। और अंदर जो नंबर्स बचेंगे वो प्रॉपर इंटीजर्स होंगे, तो उन सबका एडिशन भी एक इंटीजर होगा, तो दिस इज दैट इंटीजर k। अब गैस ये एंटायर मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा फॉर दिस इक्वेशन टू बी ट्रू। और f और f' दोनों 1 से कम थे, तो दोनों नंबर्स 1 से कम है पर दोनों का एडिशन एक इंटीजर है, तो वो फिर दोनों का एडिशन 1 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों भी नंबर्स 1 से कम थे और दोनों का एडिशन एक इंटीजर होना चाहिए, तो द बेस्ट पॉसिबिलिटी इसकी दोनों मिला के ऐड होके 1 हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसके जगह 1 लिख दिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 वाज इक्वल टू 2n+1 इंटू k, और ये x की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसका मतलब दिस एंटायर थिंग इज सम मल्टीपल ऑफ 2n+1, तो इसका मतलब दिस एंटायर थिंग इज डिविजिबल बाय 2n+1। गाइस ये बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने दोबारा पूरा एक्सप्लेन करा। आपको समझ में आया तो यस लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे के भी दो क्वेश्चन इसी लेवल के हैं आज, यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो। गाइस रियली गुड वैल्यू एडिशन इन दिस क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव अहेड। बाय चांस आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेहान प्लीज ये क्वेश्चन मेरे लिए रीड कर लेना। ओके गाइस, आई थिंक रेहान लेक्चर में नहीं है, कोई और मेरे लिए क्वेश्चन रीड कर सकता है प्लीज, एनीवन एल्स इन द क्लास? Okay, sir. यस प्लीज गो अहेड। If 1 plus x whole raised to n equals c0 plus c1x plus c2x square plus c3x cube plus dot 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 cn x raised to n, show that c1 minus c2 by 2 plus c3 by 3 minus dot dot minus 1 raised to n minus 1 cn upon n equals 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus dot 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 plus 1 by n. ओके गाइस, बहुत ही टॉप क्वालिटी क्वेश्चन, इसमें भी अपन बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। गाइस दीज आर ऑल फन क्वेश्चंस, इसमें है ना बहुत ज्यादा आपका मैथ्स भी इंप्रूव होगा और आपको आपके स्किल पे भी कॉन्फिडेंस आएगा वंस यू अंडरस्टैंड दीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो गाइस यहाँ पे है ना हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो देखते हैं। एलएचएस में गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं, तो इससे मुझे हिंट मिलता है कि मुझे शायद इंटीग्रेशन करना होगा, बिकॉज हमने इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस लेवल पे भी किए हैं और एडवांस के पीवाईक्यू में भी किए हैं, कि अगर डिनोमिनेटर में नंबर्स प्रोग्रेसिवली ऐड हो रहे हैं या फिर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उस केस में हमें इंटीग्रेशन करना होगा। और एक और चीज मुझे दिख रही है कि एलएचएस में अल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स होल रेज टू एन का एक्सपांशन यूज करना होगा। तो गाइस मैं क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूंगा, आई विल राइट द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल रेज टू एन। तो इसमें फर्स्ट टर्म आ जाएगा nc0, सेकेंड टर्म आ जाएगा -nc1 इंटू एक्स, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा +nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बाद का टर्म आएगा -nc3 इंटू एक्स क्यूब, इसके बाद का टर्म आएगा +nc4 इंटू एक्स रेज टू 4, एंड गैस लास्ट टर्म क्या होगा वो भी अच्छे से लिखना है। लास्ट टर्म आ जाएगा -1 रेज टू n इंटू ncn एक्स रेज टू n, ये हमारा लास्ट टर्म आएगा। अच्छा मैं यहाँ पे -1 रेज टू n क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज गाइस आपको क्या समझना है कि जो जो टर्म्स में x का पावर ऑड है वो माइनस है। जैसे देखो यहाँ x रेज टू 1 जो है उसके आगे माइनस आ गया, रीजन क्या है, -x होल रेज टू 1 माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ x क्यूब है तो माइनस आ गया, रीजन क्या है, -x का क्यूब माइनस में ही होगा। वैसे ही गाइस मुझे नहीं पता कि ये अभी इवन है कि ऑड है, तो अगर ये ऑड है तो फिर यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, इसीलिए मैंने -1 रेज टू n लिख दिया है, ताकि मुझे पता चले कि अगर ये ऑड है तो अपने आप ये -1 रेज टू ऑड नंबर माइनस हो जाए, तो अपने आप ये माइनस हो जाए, इसीलिए इसका एक्सपांशन मैंने इस तरह से लिखा है। अब गाइस मुझे क्या करना है,
मुझे किसी तरह ये टर्म लाना है जो उन्होंने बोला है। उनको चाहिए NC1 माइनस NC2 अपॉन 2 प्लस NC3 अपॉन 3। तो गैस मुझे पहला टर्म NC1 का चाहिए। इसका मतलब गैस मुझे ये वाले सारे टर्म्स चाहिए, मुझे ये वाला टर्म नहीं चाहिए। ऑल्सो गैस मुझे NC1 जो है वो पॉजिटिव में चाहिए। तो मैं एक स्मार्ट चीज क्या कर सकता हूं, यहाँ पे जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं ये सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूंगा। ये येलो कलर के सारे टर्म्स को मैं LHS में लिख दूंगा, और ये जो एंटायर ब्रैकेट है इसको मैं RHS में लिख दूंगा, और ये जो NC0 है इसको मैं RHS में ही रखूंगा। तो येलो कलर के सारे टर्म्स जब मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, पर ये प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस होगा, तो ऐसे रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये येलो कलर को पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म हो जाएगा NC1 इंटू एक्स माइनस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब माइनस NC4 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस NC5 इंटू एक्स रेज टू 5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पे चलता जाएगा। अच्छा, खत्म कहाँ पे होगा? ये खत्म हो जाएगा जब ये वाला टर्म आ जाए, और इसको भी मैं लेफ्ट में लूंगा तो इसका भी जो भी साइन है, जैसे कि अब यहाँ पे प्लस है, वो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर वो रिवर्स होने वाला है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n लिखने से अच्छा पावर में मैं n+1 लिख दूं तो भी चलेगा, या n-1 लिख दूं तो भी चलेगा। उनको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट देखते हैं। उनको NCn के साथ -1 रेज टू n-1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने येलो कलर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो सारे टर्म्स का साइन रिवर्स हो गया, तो इसका भी रिवर्स होगा। तो ये -1 रेज टू n से जो भी आंसर आएगा वो रिवर्स हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये पावर को चेंज करके n-1 लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगा -1 रेज टू n-1 इंटू NCn। ये LHS हो गया। और RHS में क्या है पता है, इसको मैंने RHS में ही रखा NC0, और NC0 क्या होता है 1, तो ये 1 तो RHS में रहा। और गैस ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको मैं राइट साइड में लिखूंगा तो ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स होल रेज टू n। गैस ये मेरा इक्वेशन बना। अब मैं क्या करूंगा गैस, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा, वेयर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 to 1। इस टाइप का हम कर चुके हैं कि जब भी इंटीग्रेशन दोनों तरफ करते हैं, आप इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to x लिख दो और फिर x की वैल्यू 1 डाल दो, या तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 to 1 कर दो। तो गैस इन सब का इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 to 1। तो क्या होगा, NC1 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन गैस हो जाएगा x²/2, तो फिर ये NC1/2 आ जाएगा। लेकिन गैस अब नोटिस करना, मेरे को NC1/2 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ NC1 चाहिए। तो इसका मतलब गैस एक और स्टेप करना पड़ेगा। व्हाट वी विल डू इज वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय x। क्यों करना है गैस दोनों तरफ डिवाइड बाय x? बिकॉज इसका इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा तो NC1/2 आ जाएगा। मेरे को NC1/2 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ NC1 चाहिए। तो अभी क्या कर लेंगे, सब टर्म्स को LHS और RHS में डिवाइड बाय x कर देंगे। तो LHS में टर्म्स क्या बचेंगे, NC1 माइनस NC2 इंटू एक्स प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब माइनस NC4 इंटू एक्स रेज टू 4, और नहीं एक्स क्यूब नहीं था यहाँ पे गैस, NC3 इंटू एक्स स्क्वायर होगा बिकॉज डिवाइड बाय एक्स करे ना हर एक टर्म को, तो वो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस NC4 इंटू एक्स क्यूब। एंड गैस ऐसे ही हम जाते जाएंगे, और लास्ट टर्म क्या है, -1 रेज टू n-1 x रेज टू n-1 हो जाएगा। यहाँ पे x रेज टू n था, पर हर एक टर्म को हमने डिवाइड बाय x किया, इसीलिए यहाँ पे x रेज टू n-1 बचा। अच्छा गैस, आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या नोट करनी है कि जब आप हर एक टर्म को डिवाइड बाय x कर रहे हो तो आपको हर एक टर्म में x का पावर एक कम करना है, और आपको RHS में भी डिवाइड बाय x करना है, क्योंकि दोनों तरफ करोगे ना आप डिवाइड बाय x, LHS और RHS में। तो RHS में आएगा 1 माइनस x होल रेज टू n होल डिवाइडेड बाय x। ये आ गया गैस। एक समरी देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। पहले मैंने 1 माइनस एक्स होल रेज टू n का एक्सपांशन लिखा, फिर वो एक्सपांशन में सारे जो x के ऑड पावर के टर्म्स हैं वो माइनस में आ गए। जैसे देखो x रेज टू 1 माइनस में है, एक्स क्यूब माइनस में है, एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, NCn आएगा, और उसके साथ -1 रेज टू n भी आएगा। रीजन क्या है, अगर n ऑड है तो फिर ये -1 रेज टू n माइनस हो जाएगा और ये अपना माइनस हो जाएगा, इसके लिए वो -1 रेज टू n लिखना जरूरी है।
अब मैंने स्मार्ट चीज क्या करी, इस टर्म को छोड़ के बाकी के सब टर्म्स को लेफ्ट में लिख दिया, तो बाकी के सब टर्म्स का साइन रिवर्स हो गया, जैसे कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और फिर ये भी चेंज होके -1 रेज़ टू n-1 हो जाएगा, ताकि इसका जो भी साइन आने वाला है वो रिवर्स हो जाए, इसीलिए फिर -1 रेज़ टू n-1 लिख दिया मैंने। ये मेरा येलो कलर का जो पूरा पार्ट है वो मैंने LHS में लिखा। RHS में क्या बचा, NC0 बचा जो कि 1 है, और इसको भी मैंने RHS में लिख दिया। फिर मैं सोच रहा था कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर मैंने कर दिया तो इसका पावर इंटीग्रेट होके x²/2 हो जाएगा, ये इंटीग्रेट होके x³/3 हो जाएगा, तो मेरे को गलत वाले नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने क्या सोचा, चलो ठीक है, सब जगह डिवाइड बाय x करते हैं, तो यहाँ सब टर्म्स को डिवाइड बाय x किया। अच्छा, यहाँ लास्ट टर्म -1 रेज़ टू n-1 NCn और x रेज़ टू n था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने सब टर्म्स को डिवाइड बाय x किया, तो फिर राइट में भी मेरे को डिवाइड बाय x करना पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर आया, ठीक है। दिस इज माय आंसर, ये मेरा RHS है और ये मेरा LHS है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन गाइस कहां से करेंगे, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू x, तो मैं लिख देता हूं इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ लिमिट्स 0 टू x, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो विद लिमिट्स 0 टू 1, चलो 0 टू 1 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 1, तो गाइस अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो NC1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू 1 डालनी है, तो फिर सिर्फ NC1 बचेगा। यहाँ x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, x की वैल्यू 1 डालनी है तो बाई 2 बचेगा, तो NC1 बचेगा माइनस NC2/2 हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन x³/3 हुआ तो NC3/3 होगा, इसका इंटीग्रेशन x⁴/4 हो गया तो माइनस NC4/4 हो गया, तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴n/n, पावर में +1 करना है तो n-1 + 1, तो x⁴n/n आएगा, और x की वैल्यू 1 डालो तो फिर वापस अपॉन n बचेगा। अच्छा, और यहाँ पे NCn का टर्म लिखना भूल गया हूं मैं, तो -1 रेज़ टू n+1 या n-1 इंटू NCn इंटू x⁴n-1 ऐसा है। अब गैस यहाँ पे इंटीग्रेशन करके x की वैल्यू 1 डाल के, या फिर इंटीग्रेशन 0 टू 1 कर रहे हो ऐसा सोचो, LHS में आपको मिलेगा NC1 माइनस NC2/2 प्लस NC3/3। गैस जो हमें चाहिए था वो एग्जैक्टली मिल गया, माइनस NC4/4, एंड अप टू कहां तक जाना है, लास्ट टर्म आएगा -1 रेज़ टू n-1 इंटू NCn/n, ये इंटीग्रेशन से आ गया। अच्छा, राइट साइड में भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे गाइस, वो इंटरेस्टिंग है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, 1 माइनस x होल रेज़ टू n, ओके, डिवाइडेड बाय x, और इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे dx के साथ। सो हाउ टू डू दिस इंटीग्रेशन गाइस, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो व्हाट इज द स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन के स्टेप्स अभी मैं लिखते जाता हूं। लेट मी पुट 1 माइनस x इज इक्वल टू t, ओके। अगर मैं 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ 1 माइनस टी रेज़ टू n हो जाएगा, और यहाँ x के जगह 1 माइनस टी आएगा। देखो 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी, और गैस डेरिवेटिव लेते हैं, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस dx एंड t का डेरिवेटिव dt, तो माइनस dx इक्वल टू dt आ गया, या फिर आप बोल सकते हो गाइस कि dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो dx के जगह माइनस dt हमने लिख दिया, ये हमारा dx के जगह माइनस dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, और ये 1 माइनस टी हो जाएगा, तो मेरे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस टी रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस टी का, अपॉन 1 माइनस टी का, और dx के जगह क्या आ गया, माइनस dt, क्योंकि देखो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और t का डेरिवेटिव dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx आ गया इक्वल टू माइनस dt, तो इसके जगह माइनस dt लिखा, ये 1 माइनस टी रेज़ टू n हो गया, और ये x के जगह 1 माइनस टी। अच्छा, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू 1 होगी, और जब x की वैल्यू 1 है तब t की वैल्यू 0 होगी। तो वापस बोलता हूं, जब x की वैल्यू 0 है तो t होगा 1 माइनस 0 1, तो जब x 0 है तब t 1 होगा, और जब x 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तब t 0 होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 to 0,
अब गाइस एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की कि अगर आपके पास कोई माइनस साइन है और आपको उसको एलिमिनेट करना है तो आप इसको वापस से रिवर्स कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 to 0 जो है वो रिवर्स होके हो जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और आपका ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस टी रेज टू एन अपॉन 1 माइनस टी बचेगा और यहाँ पे dt। अब गैस इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, दिस इज एक्चुअली सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज एक्चुअली गाइस सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज सम ऑफ विच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1 प्लस टी स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म होना चाहिए टी रेज टू एन माइनस 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को n चाहिए। कैसे, क्या यहाँ पे टोटल n टर्म्स हैं, यस दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, this will be the nth term. So what is the sum of geometric progression of n terms? It is given by a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। guys this is sum of geometric progression. तो geometric progression के sum का फॉर्मूला क्या होता है, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशो क्या है टी, टी अपॉन 1 टी होता है, टी स्क्वायर अपॉन टी भी टी होता है, तो कॉमन रेशो टी है, तो यहाँ 1 माइनस टी रेश टू एन हो जाएगा और ऐसे डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर में 1 माइनस टी होगा। तो गाइस देखो दिस इज प्रॉपर सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका मतलब मैं इस पूरे सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जगह यही लिख सकता हूं, तो फिर मेरा राइट साइड में इंटीग्रेशन बदल के क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 प्लस टी स्क्वायर अप टू टी रेज टू एन माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है विद dt। अब गाइस इन सब का इंटीग्रेशन करना आसान है क्या, यस इन सब का इंटीग्रेशन करना आसान है। 1 का इंटीग्रेशन t हुआ, पर t की वैल्यू फिर 1 डालनी है, -0 तो सिर्फ 1 बचेगा, प्लस फिर t का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2, t की वैल्यू 1 डालनी है, माइनस फिर 0 डालना है, तो यहाँ 1 स्क्वायर बाई 2 बचेगा यानी हाफ बचेगा, फिर यहाँ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, फिर वापस t की वैल्यू 1 डालनी है तो 1 क्यूब बाई 3 यानी 1 बाई 3 बचेगा, अप टू इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी रेज टू एन अपॉन एन, वापस t की वैल्यू 1 डालनी है तो बस 1 बाय n बचेगा। गाइस यही प्रूफ करने के लिए बोला था उन्होंने बोला था प्रूफ करो कि द सम ऑफ दीज टर्म्स, प्रूफ करो दैट सम ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन n। गाइस बहुत ही ये नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं। गाइस देखो क्या होता है, आपको एक मस्त चीज बोलता हूँ, एक बहुत ही अच्छा गाइस स्विमर है माइकल फेल्प्स। आप में से किसी ने माइकल फेल्प्स के बारे में सुना है तो चैट बॉक्स पे यस लिखना। जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी रियली मोटिवेशनल फॉर यू। इट हैज मोटिवेटेड मी अ लॉट, इसलिए बस बता रहा हूँ, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि आप मोटिवेट हो जाओ, पर आप सुन लेना। तो माइकल फेल्प्स is a swimmer from the US and he has won maximum number of Olympic gold medals, और उसका जो रिकॉर्ड है वो कभी ब्रेक आज तक हुआ नहीं है और ना ही फ्यूचर में होने वाला है। आई एम प्रीटी श्योर गाइस 100 साल के बाद भी उसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज ही हैज वॉन ओलंपिक मेडल्स अक्रॉस 5 डिफरेंट ओलंपिक्स। तो 20 इयर्स तक वो जीतता रहा। तो किसी इंटरव्यूअर ने उससे पूछा था कि व्हाट इज द रीजन कि आप इतने अमेजिंग हो अपने स्पोर्ट में, कि आप 5 ओलंपिक्स तक मेडल्स जीतते रहे और आप बेस्ट रहे अपने स्पोर्ट में। तो उसने एक मस्त चीज बताई थी, उसने कहा था कि मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। तो फिर वो इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आया कि रोज प्रैक्टिस करता हूँ मतलब क्या, कि बाकी के स्विमर्स भी तो रोज प्रैक्टिस करते होंगे। कैसे देखो उसका रिकॉर्ड इतना अमेजिंग है कि किसी और स्पोर्ट में भी ब्रेक नहीं होने वाला। मतलब अगर आपने कोई और स्पोर्ट भी ले लिया, आर्चरी या फिर रनिंग या फिर कोई भी आप और स्पोर्ट ले लो, कोई भी और स्पोर्ट में भी माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होने वाला। तो इतना क्या अमेजिंग उसने करा। तो उसने बोला कि मैंने बस लास्ट 20 इयर्स में रोज प्रैक्टिस किया है। और उसने फिर वो इंटरव्यूअर को बताया कि तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्रिसमस के दिन पे भी प्रैक्टिस करता हूँ, कोरोना जब आया था तभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अगर इफ आई लूज सम लव्ड वन इन माई लाइफ और वो दिन मेरा बहुत खराब है उस दिन भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये से मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट I want you to have is you need to have this mindset कि आपको भी रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखो गाइस हम लोग लास्ट 13 डेज से रोज एडवांस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं आप देखो। ये डेफिनेटली अबव एडवांस लेवल है। क्या ये एग्जाम में आने का चांस है जो मैंने अभी क्वेश्चन करा? कम चांस है, पर
इस लेवल पे करने के बाद आपको एडवांस लेवल इजी लगे, वो मेरा माइंडसेट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी अगर अपना ये माइंडसेट बना सकते हो, आप मेरे को देख के मत बनाओ, ये मेरी फिलोसफी नहीं है, ये दुनिया में जो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी फिलोसफी है। इनफैक्ट गाइस वो इतना अमेजिंग है अपने स्पोर्ट में कि शायद लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो और मेसी भी हर बार टूर्नामेंट नहीं जीतते। वो माइकल फेल्प्स जो है वो हर बार टूर्नामेंट जीतता है। तो हर बार कैसे जीतता है? बिकॉज ही हैज प्रैक्टिस्ड एवरी डे। तो वो मेरे को बहुत इंस्पिरेशनल लगा कि यार if we can practice every day, then in just 12-13 days we have reached such amazing level कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे एक बार वापस से पूरा क्वेश्चन का समरी देता हूं, बस आपको मोटिवेट करने के लिए बताया कि why you should also practice every day at home। आप कोई भी लेवल पे प्रैक्टिस करो, आइदर सीईटी लेवल, मेंस लेवल और एडवांस लेवल और बिटसेट लेवल, बट रोज प्रैक्टिस करो, कोई भी दिन मिस मत होने दो। दिवाली का दिन रहे या फिर गणपति का दिन रहे या फिर कोई हॉलीडे रहे, कुछ भी रहे, इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे यू विल रीच एन अमेजिंग लेवल। और गाइस वही चीज मैं भी खुद से भी अचीव करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं रोज लेक्चर लेने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ यस गाइस, कभी कभी मेरे से भी लेक्चर मिस हो सकता है, पर मैं कोशिश यही करूंगा कि लेट्स ट्राई टू बिकम कंसिस्टेंट बाय डूइंग इट एवरी डे। चलो इस क्वेश्चन का समरी देता हूँ। गाइस पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स होल रेज टू एक्स एन का एक्सपांशन लिखेंगे। फर्स्ट टर्म आ गया nc0, सेकेंड टर्म माइनस nc1 इंटू एक्स, फिर नेक्स्ट टर्म nc2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म आएगा ncn इंटू एक्स रेज टू एन। अब अगर ये ऑड रहा तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ -1 रेज टू एन भी लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो टर्म्स मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किए हैं, ये सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। तो इन सब टर्म्स का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है उसको राइट साइड में लेना है, और nc0 को राइट में ही रखना है। तो ये सब टर्म्स को मैंने लेफ्ट में ले लिया, तो सबका साइन रिवर्स हो गया, इंक्लूडिंग दिस टर्म। तो इसका साइन रिवर्स करना है, इसीलिए -1 रेज टू एन जो है उसको मैंने लिख दिया -1 रेज टू n-1, ताकि जो भी इसका आंसर आने वाला था उसका अपोजिट आंसर आ जाए, इसीलिए पावर में एक नंबर चेंज कर दिया, तो n की जगह लिख दिया n-1। और राइट साइड में क्या बचा, nc0 बचा जो कि 1 है, और इस टर्म को भी राइट में लिख दिया, तो वो 1 माइनस एक्स होल रेज टू एन लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, पर मेरे को रियलाइज हुआ कि इसके इंटीग्रेशन से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो nc1 अपॉन 2 आ जाएगा, पर मेरे को nc1 अपॉन 2 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ nc1 चाहिए। तो मुझे फिर आइडिया आ गया कि सब जगह डिवाइड बाय एक्स करते हैं, तो सब जगह डिवाइड बाय एक्स करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक्स क्यूब बचेगा। तो हर जगह टर्म का पावर 1 से कम हो जाएगा, और यहाँ x रेज टू n-1 बचेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली x से डिवाइड कर दिया है हर एक टर्म को, और राइट साइड में भी डिवाइड बाय x कर दिया। अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करके मुझे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, यहाँ x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, यहाँ इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, इसका x रेज टू 4/4, और इसका x रेज टू n बाय n, और फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन डाल दिए 0 to 1। तो मेरे को LHS में वही मिल गया जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, ये मुझे LHS में मिल गया। और RHS का इंटीग्रेशन कैसे करें, ये भी इंटरेस्टिंग है RHS का इंटीग्रेशन करना। इसमें RHS का इंटीग्रेशन करते समय आप 1 माइनस एक्स को t बोल दो, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो dx कितना आ जाएगा, -dt, तो इसके जगह -dt आ गया, इसके जगह t आ जाएगा। और अगर 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी है तो x कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी, तो इसके जगह 1 माइनस टी भी लिख देना। और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करना है, जब x 0 है तब t 1 है, और जब x 1 है तब t 0 है। तो देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, 1 to 0 हो गया, पर यहाँ पे माइनस साइन था, तो ये माइनस साइन को अगर एलिमिनेट करना है तो इसको दोबारा रिवर्स कर दो, तो 1 to 0 का कर दो 0 to 1। ओके, फिर अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। अब ये चीज भी समझना बहुत अच्छे लेवल का मैथ्स है कि दिस इज एक्चुअली सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस इज दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर। a इज द फर्स्ट टर्म विच इज 1, r इज द कॉमन रेशियो विच इज t, तो 1 माइनस टी रेज टू n अपॉन 1 माइनस टी आ गया बिकॉज r के जगह t आ गया। तो बेसिकली इस पूरे के जगह पे मैं ये सब लिख सकता हूं, और फिर इन सब का इंटीग्रेशन करना आसान है। 1 का इंटीग्रेशन t, t का t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3,
और इसका टी रेस टू एन बाय एन, और फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन डाल दो तो आरएचएस में वही मिलेगा जो उनको चाहिए था। कैसे, अगर आपको आज के दोनों क्वेश्चंस में मजा आया तो एक बार यस लिख देना, दोनों बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन करेंगे गाइस एंड फिर हम लोग क्लोज करेंगे। अभी और गाइस 20 मिनट्स हैं फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड द लेक्चर, तो हम लोग आराम से अपने विद इन टाइम कर रहे हैं, तो लेट्स मूव अहेड, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, आप प्लीज मेरे को ये वाला क्वेश्चन रीड करने में भी हेल्प कर दोगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे? Yes, sir. थैंक यू। If 1 plus x whole raised to n equals c0 plus c1x plus c2x square plus c3x cube plus dot 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 plus cnx raised to n, find the sum of the series c0 upon 2 minus c1 upon 6 plus c2 upon 10 minus c3 upon 14 plus dot 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 minus 1 raised to n cn upon 4n plus 2. कैसे, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। मेरे को इसको सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 7 to 10 मिनट्स लग गए थे, एंड अगर 7 to 10 मिनट्स मुझे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे व्हिच इज आई थिंक ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एडवांस लेवल ऑफ दिस चैप्टर। अगेन अ क्वेश्चन व्हिच इज बियॉन्ड एडवांस लेवल। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए तो आपको एडवांस लेवल इजी लगना चालू हो जाएगा। गाइस लेफ्ट साइड में जो सीरीज है उसमें डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले सकता हूं, तो लेफ्ट साइड के सीरीज में अगर डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लिया तो फिर यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, हाफ टाइम्स ब्रैकेट में बचेगा NC0 प्लस NC1 या NC2 है, चेक करते हैं। पहला टर्म है NC0, हाँ NC1 है, माइनस NC1 है, माइनस NC1 अपॉन 3 माइनस NC1 अपॉन 3 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है चेक कर लेते हैं, NC0 माइनस NC1 अपॉन 3 प्लस NC2 अपॉन 5 प्लस NC2 अपॉन 5, इसके बाद का टर्म आएगा माइनस NC3 अपॉन 7। एंड गाइस अप टू कहां तक जाना है हमें, लास्ट टर्म देख लेते हैं। लास्ट टर्म आएगा माइनस 1 रेज टू n, NCn तक जाना है, माइनस 1 रेज टू n इंटू NCn अपॉन, इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, किसमें से, 4n प्लस 2 में से, तो यहाँ 2n प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पे लास्ट टर्म में देखो नीचे बचा है 2n प्लस 1। गैस ये हमारा क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू तुम फाइंड आउट करके बताओ। उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था ना, मैंने बस डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लिया और कुछ नहीं। गैस मैंने बस क्या करा है, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया है और कुछ भी नहीं करा। तो मैंने मेरे को है ना इस सम को समझना है। अब यार मैं बहुत देर सोचता रहा कि ये कैसे अचीव करें। एक चीज तो समझ में आ रहा है कि नीचे नंबर्स है 3, 5, 7, तो नंबर्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में है। तो मुझे पता है कि जब भी नंबर्स डिनोमिनेटर में आते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। गाइस आप ही बताओ चैट बॉक्स पे, जब भी नंबर्स डिनोमिनेटर में आते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डेरिवेटिव लेना चाहिए कि इंटीग्रेशन करना चाहिए? क्या आपका पर्सपेक्टिव या कंसेप्ट अच्छा हुआ है इस चैप्टर में? करेक्ट गाइस, आप सही ट्रैक पे हो, बहुत सही। गाइस लेट्स डू एन इंटरेस्टिंग थिंग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप चैट बॉक्स पे लिखते रहना, हो सकता है आप समझ पाओ कि खुद से क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। तो आपने क्रैक कर लिया गाइस, आपने एक पार्ट तो क्रैक कर लिया क्वेश्चन का कि इंटीग्रेशन करना है। अब मेरे माइंड में थॉट क्या आया कि पक्का इंटीग्रेशन करना है, और अच्छी बात क्या है कि नंबर्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कब आएगा, जब यहाँ पे x³/3 होगा। यहाँ 5 कब आएगा, जब यहाँ पे x⁵5/5 आएगा। यहाँ 7 कब आएगा, जब x⁵7/7 आएगा। तो x⁵3/3 किसका इंटीग्रेशन होता है, x² का। x⁵5/5 किसका इंटीग्रेशन होता है, x⁴ का। x�7/7 किसका इंटीग्रेशन होता है, x�6 का। तो इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिनली x² चाहिए, यहाँ x⁴ चाहिए और यहाँ x�6 चाहिए। तो फिर गाइस किस चीज का एक्सपांशन होगा, तो आप अपने माइंड में सोचो किस चीज का एक्सपांशन मुझे लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली गाइस मुझे लिखना पड़ेगा एक्सपांशन ऑफ, वापस बोलता हूं देखो, यहाँ पे x³/3 आया होगा तो ओरिजिनली क्या रहेगा, x²। यहाँ x⁵5/5 आया रहेगा तो ओरिजिनली क्या रहेगा, x⁴। यहाँ x�7/7 आया है मतलब ओरिजिनली क्या रहेगा, x�6। तो यहाँ ओरिजिनली x², यहाँ x⁴, यहाँ x�6। तो मेरे को दिख रहा है करके सारे टर्म्स अवेलेबल हैं, NC0 भी है, NC1 भी है, NC2 भी है,
NC3 भी है, तो कोई टर्म मिसिंग नहीं है, और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब 100% किसका एक्सपांशन मुझे लिखना चाहिए, 1 + x स्क्वायर होल रेज टू n। लेकिन गाइस अब आप चैट बॉक्स पे बताओ क्या ये सही है कि रॉन्ग है। आपको सिर्फ इतना सोच के बताना है, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दे रहे हो, कि ये सही है कि रॉन्ग है, आप खुद से सोच के बताओ। ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दिस, द ओनली चेंज दैट वी शुड मेक इज, आप बताओ 1 + x स्क्वायर लिखना चाहिए, मतलब प्लस करना है कि माइनस करना है, आप लिख दो चैट बॉक्स पे, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेल मी। करेक्ट गाइस, माइनस करना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू क्रैक अ क्वेश्चन। गाइस आपको समझ में आया व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हो, आप गाइस नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो मैथ्स में, एंड दिस इज ओनली बिकॉज यू आर सपोर्टिंग मी कि मैं रोज लेक्चर ले पाया हूँ लास्ट 13 डेज से, एंड कोशिश करूंगा कल भी लेक्चर लेने का, बट किसी दिन मिस होता है तो आप प्लीज अपना मोटिवेशन रखना, आप अपने आप से खुद से पढ़ाई करना, मैं अपनी तरफ से फाइट करूंगा रोज लेक्चर लेने का। तो 1 - x स्क्वायर होल रेज टू n है। अब गैस इसका एक्सपांशन क्या होगा, इसका एक्सपांशन आएगा NC0 इंटू 1 रेज टू n, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म आएगा -NC1 इंटू एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आएगा +NC2 इंटू एक्स रेज टू 4, इसके नेक्स्ट का टर्म आ जाएगा -NC3 इंटू एक्स रेज टू 6, अप टू कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म आएगा NCN। अच्छा, और मुझे नहीं पता लास्ट टर्म में प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वापस वही लिखना पड़ेगा, -1 रेज टू n NCN इंटू एक्स रेज टू 2n हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर रेज टू n हो जाएगा x रेज टू 2n। गाइस मैंने एकदम बराबर एक्सपांशन लिखा है, देखो इसका जब तुम एक्सपांशन करोगे तो फर्स्ट टर्म होगा NC0 1 रेज टू n, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो NC0 लिखा। सेकेंड टर्म होगा NC1 इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू 1, व्हाट इज एक्स स्क्वायर रेज टू 1, एक्स स्क्वायर, और माइनस क्यों आया, बिकॉज एक्चुअली -x स्क्वायर रेज टू 1 होगा, तो NC1 इंटू -x स्क्वायर रेज टू 1, तो इसीलिए यहां माइनस आ गया, और x स्क्वायर रेज टू 1 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, NC2 इंटू -x स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब x रेज टू 4 हो गया। नेक्स्ट टर्म आएगा NC3 -x स्क्वायर का क्यूब, मतलब -x रेज टू 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छे से सब कुछ लिख दिया। और लास्ट टर्म क्या आएगा, -x स्क्वायर रेज टू n, लास्ट टर्म आएगा NCN -x स्क्वायर रेज टू n, व्हाट इज -x स्क्वायर रेज टू n, x रेज टू 2n लिख दो, और वो माइनस रेज टू n को लिख दिया -1 रेज टू n। ठीक है, तो कैसे एकदम बराबर लिखा है मैंने, अब बस मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, हो गया। दिस इज अ वेरी नाइस क्वालिटी क्वेश्चन, पर अब इजी हो गया बिकॉज एक्सपांशन अगर आपने क्रैक कर लिया, अब दोनों तरफ बस इंटीग्रेट करना है, वेयर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गो फ्रॉम 0 to 1, तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड्स फ्रॉम लिमिट्स 0 to 1। अच्छा, तो RHS का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो उनको क्वेश्चन में चाहिए वही मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा NC0 इंटू एक्स, और x की वैल्यू 1 डालो तो सिर्फ NC0 बचा। इसका इंटीग्रेशन होगा x³/3, फिर x की वैल्यू 1 डाल दो तो 1³/3। इसका इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 5/5, x की वैल्यू 1 डालो तो 1 रेज टू 5/5। इसका इंटीग्रेशन x रेज टू 7/7। वैसे ही गाइस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 2n+1 अपॉन 2n+1। तो बेसिकली जो भी मेरे को यहाँ पे टर्म्स चाहिए थे सारे मिल गए, एकदम परफेक्टली मिले। यहाँ पे गाइस मुझे RHS में मुझे क्या मिलेगा, RHS में मुझे इंटीग्रेशन करके मिलेगा NC0 -NC1 अपॉन 3 प्लस NC2 अपॉन 5 माइनस NC3 अपॉन 7 डॉट 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 अप टू NCN, नहीं अप टू -1 रेज टू n, वो भी तो बचेगा, इंटू NCN अपॉन 2n+1। ये मुझे मिला RHS में। और LHS में क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। LHS में क्या मिलेगा गाइस, देखना LHS में मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 - x स्क्वायर होल रेज टू n डॉट dx। ओके गाइस, ये LHS में मुझे मिला। तो LHS में मुझे इसका इंटीग्रेशन एग्जीक्यूट करना है, और RHS में जिसका इंटीग्रेशन मुझे करना था वो मैंने करके ये आंसर निकाल दिया। अच्छा गाइस, क्या यही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दूं तो हाँ, अपना क्वेश्चन एग्जैक्टली बन गया। ये क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन में ये हाफ मिस मत करना, वो हमने 2 कॉमन लिया था ना फर्स्ट स्टेप में। तो बेसिकली आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ। तो RHS में अगर मैं मल्टीप्लाई बाय हाफ करता हूं तो RHS में मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लेट मी कॉल द क्वेश्चन का वैल्यू एज A।
तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n dx। ओके गाइस, अब गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग लेवल का है। क्यों मैं इसको एडवांस लेवल के ऊपर मान रहा हूं, बिकॉज पहले तो हाई प्रेशर सिचुएशन में एग्जाम में ये एक्सपांशन खुद से क्रैक करना, हाँ आपको इजी लगा होगा जब मैंने एक्सप्लेन करा, क्योंकि मैं आपको वॉक किया इनटू द आंसर। मैंने आपको क्या बताया, इधर 3 है और इधर 5 है, इधर 7 है, तो डिनोमिनेटर में नंबर्स रहे मतलब इंटीग्रेशन है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इधर 3 है तो एक्स क्यूब बाई 3 आया रहेगा, और एक्स क्यूब बाई 3 किसके इंटीग्रेशन से आता है, एक्स स्क्वायर के। यहाँ एक्स रेज टू 5/5 आया रहेगा, तो वो किसके इंटीग्रेशन से आएगा, एक्स रेज टू 4 के। सिमिलरली एक्स रेज टू 7/7 किसके इंटीग्रेशन से आएगा, एक्स रेज टू 6 के। ऐसे हमने अच्छे से डिस्कस करा, इसीलिए आपको इजी लग सकता है कि हाँ इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक्स रेज टू 4, इसका एक्स रेज टू 6, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो किसका एक्सपांशन होगा, इसका। फिर मैंने बताया दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो आपको आरएचएस में ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाता है। बस आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय हाफ करो, तो लेफ्ट में देखो मल्टीप्लाई बाय हाफ हुआ और राइट में मल्टीप्लाई बाय हाफ होके वो क्वेश्चन बन गया। तो राइट में जो क्वेश्चन का आंसर है उसको मैंने ए बोल दिया। अब ये क्वेश्चन क्यों अमेजिंग है कि यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है हाई प्रेशर सिचुएशन में, इसके बाद का भी करना बहुत अमेजिंग है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए गाइस आई विल सब्स्टिट्यूट, आई विल से पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा गाइस, हम क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि अगर हमने x इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx। तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा डी थीटा लिख देंगे, और गाइस यहाँ पे x इक्वल टू कॉस थीटा हम डाल रहे हैं, तो ये 1 माइनस, अच्छा रुको, मैं ना कॉस थीटा भी ले सकता हूँ, साइन थीटा भी ले सकता हूँ। चलो कॉस थीटा ले लिया है तो अभी इसको ही फिक्स रखते हैं, या फिर रुको गाइस हमें ना साइन थीटा ले लेते हैं, सो दैट वो इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स है वो आपका 0 से π/2 आ जाए। उसका रीजन गाइस आपको बताता हूँ, आई विल नॉट पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, पर मैं जानबूझ के x इक्वल टू साइन थीटा डालूंगा, दैट विल बी स्लाइटली मोर इजी। मेरे को वो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करके रियलाइज हुआ कि यार इसको और आसान कर सकते हैं, तो आई विल से पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो गाइस ये dx का आंसर आ गया। ओके यारो, दिस इज द आंसर ऑफ dx, cos थीटा डी थीटा। तो ये cos थीटा डी थीटा होगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रेज टू n हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रेज टू n, और गाइस यहाँ dx की जगह क्या लिखना है, cos थीटा डी थीटा। तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा डी थीटा, और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, x इक्वल टू साइन थीटा डाला है, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा 0 हो गया, तो थीटा भी 0 होगा। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तब थीटा भी 0 होगा, पर जब x की वैल्यू 1 है तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा π/2 है। तो जब x 0 है तब थीटा 0 है, पर जब x 1 है तब थीटा π/2 है। तो ये 0 to π/2 हो गया। ओके, 0 to π/2। अब गाइस इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, टू गुड अ क्वेश्चन गाइस। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम यूज करना है, वो आपको आज फर्स्ट टाइम सिखाऊंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू ए हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू n, कॉस रेज टू 2n थीटा हो जाएगा। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू n, तो कॉस रेज टू 2n थीटा हो गया, और यहाँ पे भी कॉस थीटा है। तो ओवरऑल आंसर आएगा हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos रेज टू 2n प्लस 1 थीटा डी थीटा। गैस ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है गैस, इसके लिए हम लोग एक थ्योरम यूज करते हैं, या फर्स्ट टाइम सीखने वाले हो गैस अच्छे से ध्यान देना। यहां तक सबको क्लियर है तो यस लिख दो, मैं यहाँ थ्योरम का नाम लिख देता हूँ, इट इज वालिस थ्योरम। ओके गैस, ये वालिस थ्योरम सब लोगों को नहीं आता इंडिया में, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है, आपको सिखा देता हूँ। लेकिन गैस बिफोर डूइंग वालिस थ्योरम एक समरी करता हूँ ना, सो दैट वी आर कॉन्फिडेंट बिफोर वी मूव अहेड, क्योंकि कुछ नया सीखने वाले हो आप। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्रैक करा। हमने पहले क्या किया, सब टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो वो यहाँ आ गया। उसके बाद हमें पैटर्न दिखाई दिया कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और लास्ट टर्म में यहाँ 2n प्लस 1 है।
फिर हमें रियलाइज हुआ कि हाँ यहाँ पे पक्का इंटीग्रेशन ही होगा। फिर गाइस यहाँ पे 3 देख के मुझे रियलाइज हुआ कि x³/3 होना चाहिए। यहां तक गाइस आपको क्लियर है तो यस लिखना। फिर यहाँ x⁵ होना चाहिए, यहाँ x⁷ आना चाहिए। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके मैं समझा कि यहाँ x² का इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ x⁴ का इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ x⁶ का इंटीग्रेशन आएगा। फिर मैं समझ गया कि दिस इज गोइंग टू बी एक्सपांशन ऑफ 1 - x²n। ये माइनस कैसे समझ में आया? बिकॉज यहाँ पे अल्टरनेट टर्म्स में प्लस माइनस है। फिर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। इसका इंटीग्रेशन आसान था, वो वापस बताने की जरूरत नहीं है। वो इंटीग्रेशन करके 0 to 1 डाल के ये टर्म मिल गया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय हाफ किया, तो यही हमारा क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई बाय हाफ होने के बाद उसको मैंने a बोल दिया। फिर बस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बचा 1 - x²n dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x को साइन थीटा डाल देंगे तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा, और dx के जगह आ जाएगा cos थीटा d थीटा। डेरिवेटिव लेके साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा, तो फिर ये dx के जगह cos थीटा d थीटा, और ये 1 - sin² हो जाएगा cos² थीटा रेज टू n। तो ये cos रेज टू 2n थीटा हो गया, और ये cos थीटा, तो ये cos रेज टू 2n + 1 थीटा d थीटा आ गया। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 कैसे हुआ? जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन थीटा 0, तो थीटा 0, और जब x का वैल्यू 1 डालेंगे तो साइन थीटा 1, यानी कि गाइस आपका थीटा का वैल्यू जो है वो हो जाएगा π/2, यानी कि गाइस 0 से π/2 आ गया। तो यहां तक हमने गाइस एकदम परफेक्टली करा है। अब वालिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपका लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, और गाइस अगर आपका जो कॉस या साइन का सिर्फ फंक्शन है, तो फिर यहाँ पे जो पावर है उसके हिसाब से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो पावर के हिसाब से डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं बताता हूं। जो भी पावर रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखने का, मतलब ये वालिस थ्योरम है डायरेक्टली। तो पावर क्या है? 2n + 1, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखने का 2n + 1। ओके, और गाइस फिर इसमें -2 करते जाने का। तो 2n + 1 में -2 करूंगा तो क्या आएगा? 2n - 1 बचेगा। फिर और -2 करने का, और -2 करेंगे तो क्या आएगा? और -2 करेंगे तो आ जाएगा 2n - 3, करेक्ट। फिर गैस ऐसे -2 करते जाने का जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए, मतलब वो फैक्टोरियल जैसा हो गया गैस। फैक्टोरियल जैसा कैसे हुआ कि आप है ना जो भी नंबर है उसमें बस -2 करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको है ना, पहले कैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, फिर आपको वालिस थ्योरम समझ में आएगा। सपोज कल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos रेज टू 5 थीटा d थीटा। तो यहाँ पे पावर क्या है? 5। तो 5 पावर है, तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? 5, और फिर -2 करते जाने का, 5 × 3 × 1। अच्छा 1 आ गया, स्टॉप कर दो। अच्छा सपोज यहाँ क्वेश्चन होता cos रेज टू 9 थीटा। ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है वालिस थ्योरम गाइस, लेकिन वालिस थ्योरम इज ओनली वैलिड व्हेन इंटीग्रेशन के लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/2। इसीलिए मैंने x = sin थीटा डाल दिया था, ताकि लिमिट्स 0 to π/2 आ जाए, ताकि मैं वालिस थ्योरम यूज कर सकूं। तो वालिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन इंटीग्रेशन का लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2। अच्छा इसका पावर कितना है? 9। तो मैं डिनोमिनेटर में स्टार्ट कहां से करूंगा? 9 से, और -2 करते जाना है। तो मैं क्या बोलूंगा? 9 × 7 × 5 × 3 × 1। अच्छा 1 तक जाना है। तो वही तो चीज मैं यहां कर रहा हूं कि जो भी पावर है वो डिनोमिनेटर में लिखने का 2n + 1, इसमें -2 करने का। 2n + 1 में -2 करेंगे तो 2n - 1 आएगा, वापस -2 करने का तो 2n - 3 आया। कब तक करते जाना है? जब तक लास्ट में यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो इसके 1 के जस्ट पहले ऑब्वियसली 3 भी आया रहेगा, तो ... 3 × 1 ऐसा लिख देता हूं। ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया। ओके गाइस, दिस इज गोइंग टू बी माय डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर में क्या लिखना है वालिस थ्योरम में? जो भी आपका पावर होता है गाइस, अच्छे से देखना गाइस, जो भी आपका पावर होता है वो आपने डिनोमिनेटर में लिखा। फिर ये पावर में -1 करो, तो 2n + 1 - 1 कितना होगा? 2n। वो न्यूमरेटर में लिखना है। तो न्यूमरेटर में स्टार्ट करना है 2n से। अब इसमें भी -2 करते जाओ, तो इसमें -2 करते जाएंगे तो क्या आएगा? 2n - 2, फिर आएगा 2n - 4। अब ये कहां तक लिखना है? जब तक 2 नंबर ना आ जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में नंबर 1 आ रहा है तो ऊपर
दो सब्ट्रैक्ट करके 2 तक पहुंचोगे। अच्छा, इसमें -2 मत कर देना क्योंकि फिर 0 हो जाएगा, फिर एनीथिंग इनटू 0 तो 0 हो जाता है, फिर सेंस नहीं बना। तो ये आपका सही आंसर है। अच्छा, इस सब के अलावा यहाँ बाहर हाफ भी है, करेक्ट। इस सब के अलावा यहाँ बाहर हाफ है, तो गैस ये आपके वालिस थ्योरम का आंसर है। इतना आंसर होता है। लेकिन गैस एक और चीज होता है, अगर ये पावर इवन है, अगर ये पावर इवन है तो एंड में मल्टीप्लाई बाय π/2 भी करना पड़ता है, पर अपन बच गए। यहाँ पे पावर इवन नहीं है, गैस यहाँ पे पावर इवन नहीं है, यहाँ पावर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑड। व्हाई? बिकॉज 2 into n विल बी इवन प्लस 1 विल ऑलवेज बी ऑड। तो अगर ये ऑड नंबर रहा तो मल्टीप्लाई बाय π/2 नहीं करना है, अगर इवन नंबर रहा तो मल्टीप्लाई बाय π/2 करना है, अगर ऑड नंबर रहा तो बस मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना है, खत्म। तो गाइस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए। हाँ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, पर वालिस थ्योरम के आपको 2-3 एग्जांपल दिखाता हूं गाइस। ओके, ग्रेट वैल्यू एडिशन। गाइस चलो इसका ही प्रॉपर आंसर निकालते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos रेज टू 9 थीटा डी थीटा। यहाँ पावर क्या है? 9। तो डिनोमिनेटर में स्टार्ट कहां से करेंगे? 9 से। 9 into 7 into 5 into 3 into 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। सब्ट्रैक्ट करते जाओ 2 और 1 तक लेके जाओ, मतलब 9 से चालू करो क्योंकि पावर 9 है, फिर -2 करते जाओ, तो 9 के बाद 7 लिखा, -2 करो 5 लिखा, -2 करो 3 लिखा, -2 करो 1 लिखा, 1 तक लेके जाना है। न्यूमरेटर में क्या करने का? इसमें -1 करने का। 9 - 1 क्या होता है? 8। तो 8 से चालू करने का, तो 8 into 6 into 4 into 2 into 0 मत लिख देना, कोई सेंस नहीं बना। ठीक है, अब अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ये फाइनल आंसर है? यस, क्योंकि यहाँ पावर ऑड नंबर है। अच्छा, अगर पावर इवन होता तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या करता? π/2, पर क्योंकि पावर ऑड है तो मेरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब मेरे को मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 1 करना है। ओके गाइस, तो दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल देता हूँ वालिस थ्योरम का। अभी मेरे को काफी श्योर है आपको वालिस थ्योरम मस्त समझ में आ गया होगा। सपोज मेरे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन रेज टू 12 थीटा डी थीटा। भले कॉस के जगह साइन फंक्शन भी आ गया तो भी चलता है, पर ये 0 to π/2 होना चाहिए। ओके, तो इसको सॉल्व करें। अरे गाइस दिस इज नॉट डिफिकल्ट, मुझे पता है करके यहाँ नंबर क्या है? 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, तो क्या करेंगे? 12 into 10 into 8 into 6 into 4। ठीक है, कोई नंबर मिस नहीं करना है। 12 into 10 into 8 into 6 into 4 into 2, और फिर into 0 तो नहीं करना है, तो ये हो गया। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या करेंगे? न्यूमरेटर में एक नंबर कम कर दो। 12 - 1 कितना होता है? 11। तो 11 into 9 into 7 into 5 into 3 into 1। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये पावर इवन है, तो मल्टीप्लाई बाय और क्या करना है? π/2। गाइस आपको वालिस थ्योरम परफेक्टली समझ में आ गया तो यस लिखो। एक्सट्रीम गुड क्वालिटी लेवल पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट द 13th डे। इफ वी कीप कंटिन्यूइंग दिस फॉर मेनी मोर डेज, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो एंड आपको इंजीनियरिंग बहुत इजी जाएगा। उसी पर्पज से लेक्चर पे आओ कि इंजीनियरिंग लेवल पे हमें कंफर्टेबल फील हो, उस लेवल का कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो कैसे देखो, यहाँ पे वालिस थ्योरम यूज किया, यहाँ पे वालिस थ्योरम यूज किया, तो यहाँ पे क्या था? 2n + 1। तो इसको डिनोमिनेटर में लिखो 2n + 1, और अब -2 करते जाओ। तो इसमें -2 किया तो 2n - 1 आया, वापस -2 किया तो 2n - 3 आया। कहाँ पे जाके एंड होगा? 1 पे। ऊपर क्या करना है? ऊपर इसमें -1 करो तो 2n बचा, 2n से चालू करो, अब -2 करते जाओ, तो 2n - 2 2n - 4, ये कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? 2 पे। अब गैस क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो फिर मल्टीप्लाई बाय 1 करना है एंड में, मल्टीप्लाई बाय 1। ओके गैस, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये हाफ पहले से था। ठीक है, अब गैस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना। डिनोमिनेटर में अगर मुझे फैक्टोरियल लिखना है तो कुछ टर्म्स मिसिंग है। जैसे देखो 2n + 1 है, उसके बाद 2n - 1 है, बीच में एक टर्म होना चाहिए था 2n, वो मिसिंग है। फिर 2n - 1 के बाद 2n - 3 है, बीच में एक टर्म मिसिंग है 2n - 2। तो बेसिकली क्या है? बीच के अल्टरनेट टर्म्स मिसिंग है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ये वाले टर्म्स कर देते हैं। अच्छा, कोइंसिडेंटली यही वाले टर्म्स न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब गाइस क्या है? जो टर्म्स मिसिंग हैं वो लकीली न्यूमरेटर में है। तो आपको क्या करना है? अगर इसको फैक्टोरियल में लिखना है तो सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स चाहिए, पर कुछ टर्म्स मिसिंग है। देखो ये 2n + 1 है, ये 2n - 1 है, दोनों के बीच में 2n का टर्म मिसिंग है। ये 2n - 1 है, ये 2n - 3 है, तो दोनों के बीच में 2n - 2 मिसिंग है। तो अगर इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है
तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ये वाले टर्म्स कर लेते हैं, और लकीली यही टर्म्स न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में इन टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये वाले टर्म्स न्यूमरेटर के जो हैं वही टर्म्स हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने हैं। तो पूरे न्यूमरेटर को मैं लिख दूंगा 2n इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 4 अप टू 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो गया गाइस, देखो क्यों, बिकॉज यही टर्म्स मैं वापस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं ऊपर और नीचे, तो इसी को मैंने वापस मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पूरे का स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में फिर गाइस वो टर्म्स कंप्लीट हो गए, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ मुझे मिलेगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यहां बाहर क्या है, हाफ है, और इस सब का आंसर इक्वल टू a है, और वो a का वैल्यू ही हमें निकालना है। अब गाइस क्या करेंगे, इन सब टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे, इन सब में से 2 कॉमन लेंगे तो यहां सिर्फ n बचेगा, यहाँ n माइनस 1, यहाँ n माइनस 2, और यहाँ 1 बचेगा। इन सब में से 2 कॉमन लेंगे, तो बेसिकली सब में से 2 कॉमन लेके कितने 2 हो जाएंगे, यहाँ एक 2 मिलेगा, यहाँ एक 2 मिलेगा, यहाँ एक 2 मिलेगा, और ये भी 2 है, तो 2 रेस टू n मिलेगा, और 2 रेस टू n का क्या है, स्क्वायर, तो मैं बाहर लिख दूंगा 2 रेस टू 2n, 2 रेस टू 2n, और यहाँ नीचे क्या है 2, तो 2 रेस टू 2n अपॉन 2, एंड गाइस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 1, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर बचेगा n फैक्टोरियल, और इसका क्या है, स्क्वायर। अच्छा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, a, व्हाट इज 2 रेस टू 2n अपॉन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रेस टू 2n माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए। गाइस सबको क्लियर है तो यस लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक्सट्रीम गुड क्वालिटी क्वेश्चन हमने करा। सिर्फ एक छोटी सी चीज बोलता हूँ बिफोर यू लीव गाइस, कि अपन है ना वालिस थ्योरम का बस एक समरी करते हैं, बस 5-6 मिनट लेक्चर एक्स्ट्रा हो गया, मैं 1 आवर का एम कर रहा था, तो 5-6 मिनट एक्स्ट्रा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक मस्त चीज बोलता हूँ कि वालिस थ्योरम थोड़ा और एक बार समझते हैं। गाइस वालिस थ्योरम तभी भी एप्लीकेबल होता है जब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन हो, जैसे अगर साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस रेस टू 4 थीटा रहा, इसमें भी वालिस थ्योरम कर सकते हैं, पर ऐसा वाला हम लोग फ्यूचर में सीख लेते हैं, आज सीखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये किसी और चैप्टर का पार्ट है। आज हम बेसिक वाला वालिस थ्योरम सीख लेते हैं। तो व्हाट इज बेसिक वालिस थ्योरम, कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 है, गाइस ये लिमिट्स ध्यान से देखना, 0 से π/2 चाहिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स, और अगर आपके पास फिर साइन या कॉस उसका कोई भी पावर है, जैसे सपोज अगर मेरे पास है साइन रेस टू 7 थीटा डी थीटा, तो वालिस थ्योरम से इसका आंसर कितना फास्ट आता है, ये नंबर क्या है 7, तो आप डिनोमिनेटर में लिख दो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, हो गया। फिर इसमें -1 करो, क्या आएगा 6, तो न्यूमरेटर में लिखो 6 इंटू 4 इंटू 2, ये नंबर क्या है ऑड, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, डन, दिस इज द फाइनल आंसर। कितना सिंपल है। हाँ, अगर इसका पावर इवन होता तो क्या होता, चलो वो भी देख लेते हैं। सपोज इसका पावर होता 8, ओके यारो, सपोज इसका पावर होता 8, तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखता, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, फिर ऊपर -1 कर दो, तो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, और क्योंकि इसका पावर इवन है तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय π/2, डन, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये वालिस थ्योरम हमने एक बार वापस रिवाइज करा, बाकी के सब चीजें मैंने मल्टीपल टाइम्स गाइस रिवाइज कर दी थी। यहाँ पे लेक्चर क्लोज करते हैं, अगर आपको क्लियर है तो यस लिख दो। यस